जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, ये हमारा साइंस का क्लास है। जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले सेशन में आपको मोशन चैप्टर शुरू कर दिए थे। केमिस्ट्री के दो चैप्टर दोस्त, जो पहला और दूसरा है, उससे हमने बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, समझ रखा है और नोट्स भी बना लिया है और प्रश्नावली भी कर चुके हैं। अब हमने उसके पश्चात फिजिक्स चालू किया। फिजिक्स में पहला चैप्टर मोशन हम लेकर आए हैं दोस्त। आपने अभी तक मोशन में दोस्त चाल को समझा है, मोशन को समझा, आखिर गति किसे कहते हैं, कब समझेंगे हम गति को, चाल को समझा है, विस्थापन को समझा है, दूरी को समझा है आपने। उसके पश्चात हमने पिछले सेशन में आपको वेग के बारे में बताया था, वेलोसिटी के बारे में हमने बताया था, और आपने जो भी फर्स्ट स्लाइड में जितना भी चीज़ें पढ़ा था उन सभी का हमने आपको नोट्स भी प्रॉपर बनवा दिया है। अब आइए चलिए दोस्त, यहाँ से हमारा शुरू होता है एक नया स्लाइड, जहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं त्वरण। यहाँ पर हम समझने वाले हैं दोस्त त्वरण यानी एक्सेलरेशन को। उससे पहले हमने आपको वेलोसिटी पढ़ाया है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड कहिए या फिर जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दो प्रश्न रह गए हैं उदाहरण के रूप में। आइए उन्हें देखते हैं, समझते हैं, उसके पश्चात हम चालू करेंगे त्वरण और समझेंगे। चलिए दोस्त, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं। जैसा कि दोस्त आप देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पे उदाहरण में लिखा हुआ है 8.2 उदाहरण है। इसमें बोल रहा है क्या, देखेंगे दोस्त। बोल रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का चाल यानी ओडोमीटर। हमने आपको बता रखा है दोस्त, आपके बाइक या कोई भी कार या बस वगैरह जो भी है बाइक है, उसमें ओडोमीटर एक होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। ओडोमीटर आपकी दूरी कितनी, जो वस्तु है चाहे बस हो या जो भी, वह कितना दूरी ट्रेवल की है ये मेज़र करता है। उसी प्रकार जो स्पीडोमीटर है वह स्पीड का मापन करता है। तो आइए देखते हैं। ओडोमीटर में 2000 किलोमीटर पहले से इंगित कर रहा है, यानी पहले से उसमें 2000 दूरी दर्शा रहा है। उसके पश्चात जब वह यात्रा समाप्त होता है तो 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और इसको यात्रा करने में दोस्त टोटल उसको 8 घंटे लग रहे हैं। तो पूछ रहा है कि बताइए, आप चाल बताइए यानी औसत चाल बताइए जो किलोमीटर पर आवर में हो और मीटर पर सेकंड में हो। तो आइए कोशिश करते हैं। देखिएगा 8.2 एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि जो शुरुआती प्रदर्शित कर रहा था वो 2000 था। कितना? 2000 किलोमीटर। और जब यात्रा खत्म यानी समाप्त हुआ तो 2400 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना चला दोस्त? 400 किलोमीटर। कितना चला? 400 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस चला। और वहीं पर टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटा। कितना लग रहा है दोस्त? 8 घंटा लग रहा है। अब आप जानते हैं कि कोई भी आपका जो फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, समझाया है, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। ये टी फॉर टोटल, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टोटल, टी फॉर टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 400 किलोमीटर। कितना दोस्त? 400 किलोमीटर लिख देंगे, 400 किलोमीटर। टाइम कितना है? 8 घंटा, तो वो भी 8 आवर लिख लेंगे। और इसको आप कर लेंगे आसानी पूर्वक। क्या हो जाएगा? 8 पचे 40 और ये किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा दोस्त? इतना आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा, यानी औसत चाल हो जाएगा। परंतु आपको यहीं पर और एक बात पूछा है कि स्पीड बताइए आप, लेकिन किलोमीटर आवर में भी बताइए और मीटर पर सेकंड में भी बताइए। अब देखिए, अब इसे हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? 50 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? पर आवर। पर आवर का मतलब 1 घंटा, और कितना है? 50 किलोमीटर। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो यानी किलोमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो 50 किलोमीटर बराबर 50 से 1000 गुणा कर देंगे। उसी प्रकार 1 आवर में 60 से गुणा करेंगे तो मिनट आएगा, लेकिन हमको चाहिए किसमें? सेकंड में चाहिए। तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। इस वजह से हमको 60, ये 60 लिखा हुआ है दोस्त, ये 60 है और ये भी 60 है।
इस प्रकार हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब आइए इसे कट करते हैं। 60 का 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, आपको क्या बच जाएगा, ऊपर 500 नीचे 36। अब इसको और कटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कटा सकते हैं। अब यहाँ से कटाएंगे तो ये 2 से करेंगे तो 250 हो जाएगा, ये 2 से करेंगे 18, फिर ये 2 से करेंगे 9, ये 2 से करेंगे 125 और 125/9 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको डेसिमल में भी ले जाना चाहते हैं तो डेसिमल में भी ले जा सकते हैं, हालांकि आप डेसिमल में मत ले जाइएगा, यहीं तक छोड़ दीजिएगा। 125/9 मीटर पर सेकेंड आपका ये मीटर पर सेकेंड में आया और ये किलोमीटर पर आवर में। आइए चलिए, आप आई थिंक आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे हमको करना है। चलिए आइए चलते हैं 8.3, एक बार एग्जाम्पल पढ़िए, उसके बाद समझते हैं। चलिए देखिए दोस्त, 8.3 में क्या कह रहा है। 8.3 उदाहरण में कह रहा है कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। मान लेते हैं ये कोई 90 मीटर का क्या है, एक तालाब है 90 मीटर का, चलो तैर रही है, बहुत अच्छी बात है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय गति कर रही है। उसने पहले ही बोल रखा है कैसी गति कर रही है, सरल रेखीय गति कर रही है। अब एक सिरे से यहाँ से और इसको यहाँ तक जाने में सरल रेखीय गति करेगी तो कितना होगा, 90 मीटर। कितना होगा, 90 मीटर। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि फिर वापस वहाँ पर आती है। अब यहाँ से यहाँ पर गई या फिर वापस यहाँ से क्या हो रही है, आ रही है। क्या हो रही है दोस्त, आ रही है, यानी फिर से इसने 90 मीटर ट्रेवल किया। अगर हम डिस्टेंस देखेंगे कितना कवर की तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्त, 180। क्या हो जाएगा दोस्त, 180 मीटर। ध्यान से थोड़ा समझिएगा, प्रश्न पर आते हैं, पहले यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऊंचा है, ये तालाब है 90 मीटर का, रेखीय गति यानी सीधा रेखा में जा रही है, इस छोर से इस छोर गई, 90 मीटर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 90 मीटर का तालाब ही है। उसके बाद फिर वापस अपने उसी पॉइंट पर आ रही है तो 90 मीटर पुनः इससे लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्त, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 180 मीटर। क्यों 180 मीटर, क्योंकि 90 मीटर गई और 90 मीटर फिर वापस आई। उसके बाद अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, अगर आप इसका विस्थापन देखना चाहते हैं तो हमने आपको बता कर रखा है दोस्त, विस्थापन का परिभाषा क्या होता है। हमने आपको यह बताकर उस समय रखा था, क्या बताया था दोस्त, कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो आरंभिक स्थिति होगा और जो अंतिम स्थिति होगा उसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो विस्थापन होगा। क्या होगा दोस्त, वो विस्थापन होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ से तो चला, फिर पुनः यहीं पर वापस आ गया, तो जहाँ था पहले पुनः वहीं पर आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा दोस्त, 0। क्यों क्योंकि जहां पर है पहले फिर ट्रेवल किया, फिर वहीं पर आ गया, तो जहां पर है और वहीं पर पुनः ही आ गया, तो उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। अब आइए प्रश्न पर देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि आपको 180 मीटर तो गया, जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ फिर वहाँ 180 मीटर, लेकिन कितने में, टाइम कितना है, 1 मिनट या 60 सेकंड, 1 मिनट या 60 सेकंड। उसके बाद अब देखिए क्या पूछ रहा है, औसत चाल। अब औसत चाल आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्त, औसत चाल। सामने देखिएगा, औसत चाल पूछ रहा है। और आप जानते हैं कि औसत चाल क्या होता है, और दो चीजें पूछ रहा है दोस्त, औसत चाल और औसत वेग। आइए समझते हैं। औसत चाल क्या है दोस्त, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। अब समझेगा, कुल दूरी कितना है, 180 मीटर। कैसे है, हम समझ रखे हैं, 180 मीटर लिख देंगे। कुल समय कितना है, कितना टाइम लिया है, 60 सेकंड। कितना लिया है, 60 सेकंड। 1 0 इसे कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा दोस्त, 3 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। अब वहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन और भी दिया है। क्या दिया है दोस्त, ये आपका पहला था और दूसरा क्या पूछ रहा है, औसत वेग। क्या पूछ रहा है दोस्त, औसत वेग। क्या पूछ रहा है दोस्त, औसत वेग। और औसत वेग क्या होगा समझेंगे। औसत वेग क्या होगा, आपका जो भी वेग का बात कर रहा है, चाल की बात नहीं कर रहा है।
तो जब भी औसत वेग के बारे में पूछेगा तो जो विस्थापन है बटा में समय, तो विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटा में समय। विस्थापन क्या है 0 और समय 1 मिनट या एक जो भी लिखना वो लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 0। फाइनल क्या निकल कर आ जाएगा 0, यानी कि विस्थापन आपका 0 है, इस वजह से वेग क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा दोस्त 0 हो जाएगा। ये हमारा 2 उदाहरण था दोस्त। आई थिंक आप इन दो उदाहरण के थ्रू आप विस्थापन, वेग, चाल, दूरी, समय, इन सभी चीज़ों को आप एक बार फिर से समझ गए हैं। चलिए चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक में, जो हमारा इस टॉपिक का नाम है त्वरण। आज क्या समझने वाले हैं, त्वरण। आइए चलिए चलते हैं। चलिए दोस्त समझेंगे। हम अभी आपको यह समझाने वाले हैं त्वरण के बारे में, परंतु उससे पहले कुछ आपके दिमाग में एक पिक्चर सा हम डाल देना चाहते हैं। समझिएगा, आइए कैसे। हम अभी देख रहे हैं दोस्त, समझिए कि एक वस्तु, ऐसी वस्तु के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। समझेंगे ध्यान से। हम एक ऐसा वस्तु, मतलब बस हो सकता है, आपका बाइक भी हो सकता है, या कोई भी गाड़ी, व्हीकल हो सकती है। हम उस वस्तु के बारे में क्या जिक्र करने वाले हैं समझेंगे। हम यह अभी देखने वाले हैं कि जब वह वस्तु किसी भी वेग से या किसी भी वेलोसिटी से जब चल रही हो और समय के अनुसार वो बदल रही है या नियत रह रही है या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। मतलब कि अगर एक बाइक है और एक समय अंतराल में एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे करके समय अंतराल में अगर उनका वेग जो है, यानी वे जो वेलोसिटी है, वो बदल रहा है, तो त्वरण क्या होगा। वो नियत है यानी कि सेम है, बदल नहीं रहा है, एग्जैक्ट है, तो त्वरण क्या होगा। या फिर उस बाइक का समय के अंतराल में उस वेग का कम हो रहा है, तो त्वरण पर क्या असर होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको त्वरण की परिभाषा के बारे में थोड़ा सा बातें बताते हैं। त्वरण क्या है, यानी एक्सेलरेशन क्या है। तो त्वरण और एक्सेलरेशन उसे कहते हैं दोस्त, एक बार इंग्लिश में जो बोल रहे हैं उससे बात सुन लीजिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब कि जब किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन दर के अनुसार, जो वेग में परिवर्तन की दर है, किसी भी वस्तु के वेग की परिवर्तन की जो दर है, वेग की परिवर्तन की दर का मतलब कि वेग बदल रहा है एक समय अंतराल में, वेग बदल रहा है एक समय अंतराल में। तो यहाँ पर क्या है, क्या हो जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा दोस्त त्वरण क्या है। तो जब वेग का परिवर्तन, ध्यान में रखिएगा, वेग का परिवर्तन समय के अंतराल, समय के अनुसार, या वेग का परिवर्तन या फिर वेग की परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, सिंपल लाइन याद रखना, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पर एक 2 कंसेप्ट निकल कर आते हैं, समझेंगे। जैसा कि आपने एक समान चाल देखा था, असमान चाल देखा था, समान वेग देखा था, असमान वेग देखा था, यहाँ पर भी एक होता है उसी कंसेप्ट पर। जब समान गति होगा या असमान गति होगा तो हमारा वेग पर क्या असर पड़ेगा, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम समझने वाले हैं। तो आइए पहला कंसेप्ट शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट है, क्या है दोस्त, पहला कंसेप्ट ये है कि जब एक समान गति हो, एक समान गति हो, तो त्वरण पर क्या असर होगा, समझेंगे। जब एक समान गति हो तो क्या होगा, देखिए दोस्त, कह रहा है पहला पॉइंट में कि समय के साथ वेग नियत रहेगा। इसके कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी कोई वस्तु एक सरल रेखीय गति में चल रही है तो समय के साथ उसका वेग नियत है। क्या है दोस्त, उसका वेग नियत है, तभी वो सरल रेखीय गति कहेंगे, या फिर वो एक सीधी रेखा में चल रही है, ऐसा एक समान गति कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। कब कहेंगे, जब समय के साथ वेग क्या हो, नियत हो, वेग क्या हो, नियत हो।
वहीं पर एक और पॉइंट है दोस्त, देखेंगे क्या कह रहा है कि किसी भी समय अंतराल में वेग परिवर्तन शून्य होगा। आइए इसे समझते हैं, इन बातों को समझते हैं, समझेंगे। हम अभी समझ रहे हैं एक समान गति को ध्यान में रखते हुए त्वरण क्या होगा, हम ये बातें समझ रहे हैं, समझेंगे। इसमें ये कह रहा है दोस्त कि एक सीधी रेखा है और एक उस पर कोई व्हीकल है, गाड़ी है, वह जा रही है और समान समय अंतराल में उसका वेग जो है नियत है। वेग क्या है? नियत है। वेग नियत होने का मतलब वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है। मतलब समझेंगे, मान लीजिए ये 1 आवर आया, ये दूसरा वाला 1 आवर आया और ये तीसरा वाला 1 आवर आया। नियत कहने का मतलब है कि अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो यहाँ पर भी कितना से चल रहा होगा? 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर कितना से? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो भी समय अंतराल आएगा दोस्त, उस समय अंतराल में हम देखेंगे कि उस गाड़ी का यानी उस बाइक का यानी उस बस का जो वेग होगा वो सब समय अंतराल में सेम होगा, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर। ये इसके कहने का मतलब है कि उसका वेग क्या होगा? नियत होगा। समय अंतराल में वेग क्या होगा दोस्त? नियत होगा। किसका दोस्त? जब वह एक समान गति होगा, जब किसी भी बस या बाइक या किसी का भी जब समान गति होगा यानी वो रेखीय गति करेगा, तब उसमें यह कंडीशन आता है। अब आइए समझते हैं वेग। ये तो हमने समझा वेग, एक समान गति कोई भी वस्तु कर रही है तो उसका वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। वेग क्या रहेगा दोस्त? नियत रहेगा। हम एक समान गति में त्वरण देख रहे हैं, वेग क्या रहेगा? नियत। वेग क्या रहेगा? नियत। सब लिखवाएंगे दोस्त, घबराइए ना। अब त्वरण पर क्या असर पड़ेगा? त्वरण 0 होगा। त्वरण क्या होगा दोस्त? 0 होगा। आइए समझते हैं कैसे 0 होगा, समझेंगे। आगे हम चलकर आपको एक फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं दोस्त, जहां पर एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है और इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में टाइम टेकन। मतलब किसी भी वस्तु का जो अंतिम वेग है उसमें से घटाया जाता है प्रारंभिक वेग। ये जो u है ये प्रारंभिक वेग को निर्देशित करता है और ये v है यानी v है जो वो आपके अंतिम वेग को निर्देशित करता है और t फॉर टाइम, जैसा कि आप जानते हैं। इस फॉर्मूले का यूज कर आइए देखते हैं क्या 0 आता है। आइए देखिए, अब समझेंगे। ये निकाल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी क्या है? 50। इनिशियल क्या है? 50 और टाइम कितना? 1 2 3 कितना आ जाएगा दोस्त? 0। मतलब हम इस बात से कंफर्म हो गए दोस्त कि कोई भी वस्तु है जब एक रैखिक गति करेगी, सरल एक समान गति करेगी, तो उसका वेग क्या रहेगा? नियत। वेग क्या रहेगा? नियत। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा दोस्त? 0। कैसे होगा? हमने इस बात को समझा। ये आपके 1 नंबर क्वेश्चन में आने की संभावना पूरी बनती है। कैसे? दे देगा कि एक वस्तु है जो सरल रेखीय गति कर रही है, वेग क्या होगा? वेग लिख देगा कि असमान, समान, नियत, बदलेगा नहीं बदलेगा, ऐसे प्रकार से अपने ऑप्शन दे सकता है। तो उसमें कांस्टेंट या नियत जो भी रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। पूछ देगा कि रेखीय गति में जो कर रही है वस्तु उसका त्वरण क्या होगा? तो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका वेग क्या है? नियत है। वेग क्या है? नियत है। चलिए आइए, ये आपका एक कंसेप्ट रहा त्वरण को ध्यान में रखते हुए सरल रेखीय गति में। अब आइए एक दूसरा गति है दोस्त, एक दूसरा गति है, उसे समझते हैं। असमान गति। 2 ही तरह की गति हम तो फिजिक्स में पढ़ ही सकते हैं, समान गति, असमान गति। अब आइए समझते हैं कि असमान गति जब किसी वस्तु की रहेगी तो उस समय त्वरण क्या होगा, उस समय वेग पर क्या असर पड़ेगा। आइए समझते हैं वेग पर क्या असर पड़ेगा। ये तो आप पिछले ही सेशन में पढ़ चुके हैं कि कोई भी असमान गति है तो वेग बदलेगा, नियत रहेगा, क्या रहेगा, ये आप पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि वेग को ध्यान में रखते हुए त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए समझते हैं। चलिए देखिए, ये है हमारा असमान गति। अब क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त हमने? असमान गति। असमान गति का मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्त,
कोई भी वस्तु है जो गति कर रही है, उसका समय अंतराल और जबकि जो उसका वेग रहेगा, यहाँ पे ध्यान समझेंगे, थोड़ा ध्यान समझेंगे। अगर यह कोई सड़क है, अगर यह कोई गाड़ी जा रही है तो मान लेते 1 आवर, ये दूसरा आवर का 1 आवर, तीसरा, इस प्रकार है। तो इनकी असमान गति कब होगी? मान लीजिए शुरुआत किया 50 किलोमीटर पर आवर से, अब जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, अब जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हर एक समय अंतराल में यह अपने वेग में परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्त? वेग में परिवर्तन कर रहा है। और जब वेग में परिवर्तन करेगा तो त्वरण कभी भी शून्य नहीं होगा, त्वरण कभी भी शून्य नहीं होगा। यही है दोस्त। आइए समझिए एक बार, देखिए क्या कह रहा है कि असमान गति में क्या होगा? समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा। देख रहे हैं समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। इस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है इस गाड़ी का। वही कह रहा है समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है, असमान गति है तो होगा ही होगा। उसके बाद बोल रहा है कि किसी समय अंतराल में वेग परिवर्तन कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। यानी कि वेग परिवर्तन जब हो रहा है, वेग परिवर्तन आपका जब हो रहा है दोस्त, नियत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपका एक्सेलरेशन कभी भी शून्य होने का चांस नहीं है। नियत रहेगा तभी शून्य हो सकता है। किसी भी समय अंतराल में वेग परिवर्तन शून्य नहीं हो सकता है। मतलब कि जो हमने v माइनस यू किया था वो नियत में हो रहा था, लेकिन जब वेग परिवर्तन होगा तो वो कभी भी वेग परिवर्तन शून्य नहीं होगा। किस में नहीं होगा? असमान गति में। किस में नहीं होगा? असमान गति में। ये असमान गति का कंसेप्ट रहा दोस्त। आइए चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। हमने गति के अनुसार त्वरण के बारे में समझा। अब आइए फाइनली त्वरण को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। देख सकते हैं भौतिक राशि, हमने आपको भौतिक राशि के बारे में बताया है। भौतिक राशि 2 तरह की होती हैं, एक जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है, एक जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो यह त्वरण ऐसी भौतिक राशि है जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है, जो किसके बारे में? त्वरण के बारे में। जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप होता है। यानी त्वरण क्या होता है? किसी भी वस्तु की प्रति इकाई समय में उसके अंतर्गत वेग में कितना परिवर्तन आया है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है त्वरण का? देख सकते हैं, वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है और उसमें होने में जो भी समय लगा है उससे क्या करते हैं? भाग देते हैं। अब देखिएगा, ये फॉर्मूला निकल कर आया जो हमने आपको यहाँ पर बताया था। क्या है? यदि एक वस्तु वेग, प्रारंभिक वेग क्या है? ई है। प्रारंभिक वेग क्या है? वी है। और वो टी समय में, यानी वो टी समय जितना भी समय ले रही है और फाइनली कितना क्या बदल कर हो जा रहा है उसका स्पीड, वेग वी हो जा रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? वी। और त्वरण हम किस प्रकार निकालते हैं? ये आपने अभी जस्ट पढ़ा। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। आपने ये देखा ना, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? वेग परिवर्तन का मतलब ये है कि आप जो जहाँ से शुरुआत चले थे, आपका वेग क्या है और अंतिम वेग आप क्या है, वही तो परिवर्तन कहलाएगा। तो यही है वेग परिवर्तन और लिया गया समय, यानी वेग परिवर्तन v माइनस यू और बटा में t। अब आइए समझते हैं दोस्त कि क्या त्वरण, अब यह समझने वाले हैं दोस्त, क्या समझने वाले हैं, आइए देखिए। अब हम ये देखने वाले हैं दोस्त कि त्वरण 3 कंडीशन बनते हैं, एक 0 के, एक प्लस के, माइनस के। क्या चीज़ें हैं बता रहे हैं हम। ये 3 कंडीशन फिर से एक बार समझने वाले हैं दोस्त। मतलब कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण पॉजिटिव कब होगा, 0 कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो ध्यान से समझेंगे। पॉजिटिव होने का चांस तब होता है दोस्त कि जब आप कोई बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं और एक समान समय अंतराल में, मतलब समय अंतराल में, जो भी समय अंतराल है उस समय अंतराल के अंतर्गत अगर आपके बाइक का जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो लगातार बढ़ रही है, परिवर्तन हो रहा है। ध्यान में रखिएगा, परिवर्तन तो हो ही रहा है।
परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव होने का मतलब कि आपके बाइक का लगातार स्पीड बढ़ रही है, समय अंतराल में लगातार बढ़ते जा रही है, समय अंतराल में लगातार बढ़ते जा रही है। मतलब अगर आप बाइक से 1 घंटा ट्रेवल किए तो उस समय मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे 1 घंटा, फिर आप अगले 1 घंटा चलने लगे तो यहाँ पर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले 1 घंटा चलें तो ये क्या हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप देख सकते हैं दोस्त 20, 40, 60 ये क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। और जब आपका जो वेग परिवर्तन पॉजिटिव में होगा, वेग परिवर्तन किस में होगा दोस्त? पॉजिटिव में। ये वेग परिवर्तन क्या हो रहा है? ये वेग परिवर्तन को शो कर रहा है, वेग परिवर्तन को। ये आपका वेग परिवर्तन किस में हो रहा है? पॉजिटिव में। तो वह त्वरण क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। त्वरण क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब, त्वरण अगर कहीं भी पॉजिटिव होने का मतलब कह रहा है तो सिंपल दोस्त यही मतलब है कि जो भी वस्तु है वह उसकी गति और तेज हो जा रही है। उसकी गति क्या हो रही है? लगातार तेज होते जा रही है। लगातार क्या होते जा रही है? तेज होते जा रही है। अब वहीं पर आएगा जीरो। तो जीरो में आपने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था दोस्त? कोई भी त्वरण जीरो कब होगा? जब वेग परिवर्तन उसका जो नियत रहेगा वेग परिवर्तन क्या रहेगा? नियत रहेगा। मतलब कि 1 घंटा, फिर 1 घंटा, पुनः 1 घंटा में क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि इसका वेग नियत रह रहा है हर समय अंतराल में इसका वेग क्या रह रहा है? नियत रह रहा है। इस वजह से इसका त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो। त्वरण जीरो कहने का क्या मतलब हुआ? त्वरण जीरो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि आप शुरुआत कर लिए हैं, चल रहे हैं, मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो आपको जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जितना भी समय का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो 50 किलोमीटर पर आवर से ही ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब कि उस बाइक में या उस बस में ना उसकी गति बढ़ रही है ना उसकी गति कम हो रही है, वो नियत गति उसकी है। बस ऐसे चल रही है तो चलते रहिए, चल रही है, इसी तरह चल रही है, इसी तरह चल रही है। बस इसके कहने का मतलब ये है। त्वरण जीरो होने का मतलब ये है। त्वरण पॉजिटिव होने का मतलब सन एकदम स्पीड काफ़ी तेज हो जा रही है, स्पीड लगातार बढ़ते जा रही है उसकी, यानी उसकी गति क्या हो रही है? लगातार बढ़ते जा रही है। ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब समझेगा निगेटिव होने का मतलब। निगेटिव होने का मतलब ये हो गया दोस्त कि आपकी जो बाइक है समय अंतराल के अंतर्गत उसका जो गति है धीमे होते जा रही है। मतलब उसका वेग परिवर्तन हो रहा है लेकिन निगेटिव, घट रहा है। मतलब अगर 50 किलोमीटर पर आवर चला तो हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 10, फिर हो गया 0। मतलब कि निगेटिव कहने का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप माइनस में आने लगेगा, नहीं। निगेटिव कहने का मतलब ये है कि ये 50 है तो 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी जो उसका गति है वो धीमे होती जा रही है। मतलब कि अगर आप कभी किसी बस में चल रहे हैं तो स्पीड में काफ़ी बस चलती रहती है। अब जब कहीं टोल प्लाजा आता है टोल प्लाजा, तो वहाँ पर रुकने के लिए वो ब्रेक अप्लाई करता है। तो आप देखेंगे कि जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी उस स्पीड से उसका गति क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वहाँ पर त्वरण क्या हो रहा है? निगेटिव। वहाँ पर त्वरण क्या है? निगेटिव। इसे एक्सेलरेट कहते हैं, डिसएक्सेलरेट कहते हैं, ये सिंपल एक्सेलरेट हो जाता है। मतलब कि जब कभी भी त्वरण निगेटिव होने का बात होएगा तो उस वस्तु के अंतर्गत जो गति है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसका कंसेप्ट ये है। आई थिंक ये आप तीनों बिंदुओं को अच्छे पूर्वक समझ गए होंगे दोस्त। यही बातें हैं। आइए, यही है त्वरण पॉजिटिव निगेटिव कब होते हैं ये आपने देख लिया। इसी प्रकार की गति को त्वरित गति बोला जाता है। मतलब कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। त्वरित गति किसे कहेंगे समझेंगे। त्वरित गति तब होगा जब उसके समय अंतराल में वेग का परिवर्तन हो रहा हो। अब वेग का परिवर्तन निगेटिव है या पॉजिटिव, इससे हमको नहीं मतलब है, इससे हमको नहीं मतलब है। जब निगेटिव त्वरण की बात करेगा, पॉजिटिव त्वरण की बात करेगा, तब हम वहाँ पर बोलेंगे कि जो वेग का परिवर्तन हो रहा है निगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है। अगर कोई भी वस्तु है अगर वेग का परिवर्तन कर रही है अपने समय अंतराल के अंतर्गत, तो वह वस्तु त्वरित गति में बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? त्वरित गति में बोला जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा। त्वरित गति में मतलब यह है कि वेग का परिवर्तन हो रहा है समय के अनुसार। वेग का परिवर्तन क्या हो रहा है? समय के अनुसार हो रहा है। यही है त्वरित गति। चलिए, एक और लाइन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, चाहे सीधी रेखा में चल रही है,
तो वेग समान अंतराल में समान रूप से बढ़ रहा हो या घट रहा हो उससे हम वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहेंगे। मतलब समझेंगे, कह रहा है दोस्त कि एक समान त्वरण होने का मतलब क्या। एक वस्तु है सीधी रेखा में चल रही है, वो समान रूप से बढ़ रहा है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है तो दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर, यानी 10 10 10 10 10 10 10 समान अंतराल, समान समय के अंतराल समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वहीं पर 10 10 कम करेंगे तो घट रहा हो, तो उस वस्तु के त्वरण को हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। ध्यान में रखिएगा, अगर वेग नियत रह रहा है, समय अंतराल के अंतर्गत वेग कांस्टेंट है, 50 50 50 50 है, इस प्रकार है, तो उसका त्वरण शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर वही असमान कर रहा है तो त्वरित गति कहलाएगा। लेकिन एक समान त्वरण कब कहलाएगा, अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक समय अंतराल में अब 50 जा सकता है, फिर 40 जा सकता है, फिर 10 जा सकता है, 5 जा सकता है। मतलब कि एक फिक्स नंबर का कमी नहीं हो रहा है। और जब एक फिक्स नंबर का कमी होने लगेगा, मतलब कि पहले 50 है, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर इस प्रकार घट कर 0 अगर आ जा रहा है, इस तरह घट रहा है, एक फिक्स नंबर का घटना चाहिए, एक फिक्स नंबर का बढ़ना एक समान त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त, एक समान त्वरण कहलाएगा। मतलब फिक्स है कि हम उतने ही से घट रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण। जैसे अगर आप कोई वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं दोस्त, कोई वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं, या फिर आप छत से कोई वस्तु छोड़ रहे हैं, तो वो एक समान त्वरण के हिसाब से नीचे आता है। मतलब क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गुरुत्व त्वरण होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अंतर्गत अपने तरफ खींचती है, तो उस वस्तु की गति में लगभग एक समान त्वरण ही अप्लाई होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर उसके समय अंतराल में उसकी जो वेग है समान रूप से घट रही होती है या फिर बढ़ रही होती है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे दोस्त कि एक समान त्वरण हम कब कहेंगे, और त्वरित गति का बात आएगा तब हम उस समय क्या बोलेंगे। आइए चलिए इन सभी चीज़ों को समझते हुए कुछ दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं और समझते हैं कि इस गति में किस चीज़ का हम एग्जाम्पल उदाहरण दे सकते हैं। क्या है, आइए देखिए। कह रहा है कि आप अपने दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखे होंगे जिनमें प्रमुख हैं। पहला क्या बोल रहा है, ध्यान देखेंगे। पहला बोल रहा है दोस्त कि वैसे, अब क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए प्रत्येक प्रकार की गति का एक एक उदाहरण दीजिए। आइए समझते हैं। बोल रहा है कि गति की दिशा में त्वरण, मतलब कि जो त्वरण है, ऐसा हमको एग्जाम्पल बताइए कि जो कोई भी वस्तु है उसका त्वरण जो है उसके गति के दिशा में है, गति के दिशा में है। तो समझेंगे, गति के दिशा में होने का मतलब कि उसके जिस डायरेक्शन में वो गति कर रही है त्वरण भी उस डायरेक्शन में ही होना चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, समझेंगे, एक बार देखेंगे। इसके पूछने का मतलब ये है दोस्त कि अगर यह वस्तु है, अगर इसमें अगर यह गति कर रही है, क्या कर रही है, गति कर रही है, तो त्वरण भी इधर ही लगना चाहिए। इसके कहने का मतलब सिंपल ये है। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अभी हमने आपको बताया। क्या, अगर आप कोई भी वस्तु को छत पर या ऊपर से फेंकते हैं, अब ये जैसे मान लीजिए ये छत है, यहाँ से कोई वस्तु ये फेंकें तो इसका गति कहाँ है, डाउन, और एक गुरुत्वीय जो त्वरण लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी कहाँ लग रहा है, डाउन। मतलब जिधर गति है उधर ही एक्सेलरेशन है। तो एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्त, गति के दिशा में त्वरण, कोई भी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकना। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है, त्वरण क्या कह रहा है दोस्त, बोल रहा है कि त्वरण की गति के दिशा के विरुद्ध। मतलब अब ऐसे एग्जाम्पल बताइए कि उस वस्तु का जो गति है, उस वस्तु का जो गति है त्वरण उसके विपरीत लग रहा है। मतलब अगर वस्तु का इस प्रकार गति है
तो त्वरण इसके विरुद्ध लगेगा, त्वरण इसके विरुद्ध लगेगा। अब ऐसे गति कर रही है, त्वरण इसके विरुद्ध लगेगा। तो जाहिर से मतलब ये है दोस्त कि उस गति को, उस वस्तु को, उसकी गति में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तो क्या तेज होगा? नहीं, स्लो होगा। क्या होगा? स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे आते आते रुक जाएगा। यानी कि अगर आप इसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, जो नीचे से ऊपर से नीचे फेंक रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। और जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो हमारा गति कहाँ है? ऊपर की तरफ। ध्यान समझेंगे, गति जब कोई भी वस्तु को हम फेंक रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये है वस्तु, अब इसे हम इस प्रकार फेंकें, अब देखिए ये नीचे तो आ गया, अब ये जैसे ऊपर जा रहा है, अब देखेंगे थोड़ा ध्यान से, अब देखिए ये जैसे ऊपर जा रहा है, अब ये ऐसे ऊपर जा रहा है, परंतु इसमें त्वरण लग रहा है, त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है। कोई भी वस्तु है, इसको हम ऊपर से नीचे फेंके हैं तो त्वरण नीचे लग रहा है और गति भी नीचे है, परंतु वहीं पर एक वस्तु को, एक कोई बालक है, एक वस्तु को ये ऊपर फेंक रहा है इस प्रकार। तो इसका गति कहाँ है? ऊपर की तरफ। गति कहाँ? ऊपर, लेकिन त्वरण कहाँ है? नीचे की तरफ। त्वरण कहाँ है? नीचे की तरफ। यानी कि कोई भी वस्तु को जब आप ऊपर फेंकते हैं तो उसमें गति के विरुद्ध क्या होता है? त्वरण होता है। या फिर कोई भी वस्तु गति में है तो उसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। अब समझिए ये ऐसे गति में है, हम इसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, मतलब कि उसके त्वरण में बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव हो रहा है? उसके गति के विरुद्ध हम उसके बदलाव करने का कोशिश कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल बी हो जाएगा। अब आइए सी समझिए। सी में क्या कर रहा है? एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। अब एक समान त्वरण का मतलब हमने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु को अगर आप चल रही है, उसके अंतर्गत समय समान अंतराल में उसमें समय बढ़ रही हो समान तरीके से या फिर घट रही हो समान तरीके से, उसको क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। अगर आप कोई भी वस्तु को मुक्त रूप से फेंक रहे हैं ऊपर, ध्यान समझेंगे, मुक्त रूप से आप मतलब छोड़ रहे हैं ऊपर से, और एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है मतलब उसको हवाएं उसके ऊपर घर्षण बल नहीं लगा रही हैं, उसको रोकने का कोशिश नहीं कर रही हैं, तो वो एक समान गति से नीचे आएगा। मतलब कि एक समान त्वरण, आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो सिंपल लिख सकते हैं कि एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु। मुक्त रूप कहने का मतलब कि उस पर कोई बाहरी फोर्स, बल, कोई भी चीजें नहीं लग रहा है, वो मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, उसमें कोई अदर बाहर से वायु का फोर्स हो या कुछ भी हो, उसमें बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, वो किस में आ जाएगा? एक समान त्वरण में। अब असमान त्वरण का तो आप एग्जाम्पल जानते ही होंगे, जाहिर सी बात है, कोई भी गाड़ी चल रही है समान समय अंतराल के अंतर्गत तो अपना वेग बदलती जा रही है, उसे हम क्या कह देंगे? असमान त्वरण। इस प्रकार आज का ये कंसेप्ट यहाँ पर समाप्त होता है दोस्त। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो आप 8.4 और ये प्रश्नावली, ये दो चीज़ें आप कर आएंगे। क्या दो चीज़ें हैं दोस्त? ये प्रश्नावली और ये आपका उदाहरण, ये दो चीज़ें आप कर आएंगे। और आपने जो भी ये समझा है, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आपको इन सभी चीज़ों को एक एक बिंदु कर आपको लिखवा देंगे और ये प्रश्न कर आप रखेंगे और देखेंगे कि सही है या गलत है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।